मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 9वीं कक्षा का पहला जो कविता है जय जय भारत माता, वो कविता आप लोगों के सामने पढ़ाने वाली हूँ। जय जय भारत माता कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो हमको पता है कि हर कविता लिखने के पीछे कवि का एक अपना चिंता होता है, एक बोध होता है, उसी के हिसाब से कवि वो कविता लिखते हैं। तो ये कविता लिखने का आशय क्या है? क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने भारत माता को बहुत प्यार करते थे, तो कवि ने ये चाहता थे कि हम उसके तरह सभी बच्चे, सभी छात्र छात्री भी अपने भारत माता से बहुत प्यार करें। इसीलिए कवि ने ये जय जय भारत माता कविता लिखा है। तो इस कविता का आशय है, कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान मतलब भारत माता कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से वो अपने बच्चों को, मतलब भारत में रहने वाले भारतीयों को बहुत प्यार करते हैं, इसी के बारे में बताया है। कवि प्रार्थना कर रहा है कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। पावन आंगन मतलब जो आंगन में, आंगन मतलब जो फील्ड होता है, उधर बहुत सारा जो अंधेरा है, मतलब भाई भाई में जो खेद है, हम लोग जो एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो सब मिटा के सब एक साथ मिलजुल कर रहे। ये कवि का चाहत था, अर्थात कवि ये चाहते थे कि इस जय जय भारत माता कविता पढ़ने के बाद सब छात्र छात्री अपने आपस में भाई भाई के जैसा मिलजुल कर रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे और भारत माता के यश का गाथा गाए। अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी आदमी हो, सब आदमी पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, झगड़ा ना करे, एक दूसरे के अंदर भाई के तरह रहे, यही कवि चाहते थे। इसीलिए कवि ये जय जय भारत माता कविता को लिखा है। तो अभी हम इस कविता का जो 3 पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ करके पढ़ूंगी और एक एक पैराग्राफ का जो भावार्थ है वो आप लोगों को समझाऊंगी। तो पहला पैराग्राफ है, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। अर्थात कवि अपने भारत माता को जयगान कर रहे हैं, जय जय भारत माता बोलकर, और बोल रहे ऊंचा हिया हिमालय तेरा। हम सभी को पता है कि भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा में रहने वाला बहुत बड़ा सा एक हिमालय पर्वत है। तो भारत माता उस हिमालय पर्वत के नीचे, अर्थात हिमालय के गोद में भारत का स्थान है। तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। हिया मतलब हृदय, तो कवि बोल रहे हैं भारत माता का हृदय हिमालय के जैसा विशाल है और उसमें बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। उसमें कितना स्नेह भरा मतलब उस हिमालय जैसा हृदय के अंदर बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। अगर हम लोग उस भारत का जो मानचित्र है और भारत का जो मैप है, उसको अगर हम ठीक से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हिमालय जो पर्वत है उसके नीचे भारत का स्थान है और हिमालय पर्वत भारत के इसी स्थान में है, जैसे देखने में लगता है हिमालय का जो हृदय है उसी हृदय में भारत का स्थान है। इसीलिए कवि इधर ऊंचा हिया हिमालय तेरा बोलकर संबोधन किया है। और कवि ये भी बोल रहे हैं जो भारत माता के हृदय में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, इतना प्यार जो हिमालय जैसा विशाल होता है। दिल में अपने आँख दबाकर रखता हमको हरा भरा। दिल में अपना आँख दबाकर मतलब भारत माता के हृदय में जितना भी दुख है, जितना भी जलन है, सब अपने दुख मन के अंदर दबाकर भारत माता हम सबको बहुत सा प्यार करते हैं। अर्थात हमारे घर में जैसे मम्मी का अगर कभी तबीयत ठीक खराब रहता है तो मम्मी कभी उसके तबीयत के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सभी मुंह एकदम चुप रहकर सभी काम अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा भारत माता भी अपने मन के अंदर बहुत सा दुख छुपाकर, बहुत सा जलन छुपाकर, बहुत का गुस्सा छुपाकर अपने भारत में रहने वाले भारतवासियों के लिए, अपने भारत में रहने वाले संतान के लिए करते रहते हैं। इसीलिए कवि इधर बोला है दिल में अपनी आँख दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सोतों से बह बहकर हे पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। अर्थात भारत में रहने वाले हम सभी को पता है कि भारत में बहुत सारा नदियां हैं, इसीलिए भारत को नदी मातृक देश कहा जाता है। तो भारत में जितने भी नदियां हैं, उस नदी का सभी नदी का
उत्तर में जितना भी नदियां है सभी नदी का उत्पत्ति होता है हिमालय पर्वत से। तो इसीलिए कवि इधर बोला है सौ सौ स्रोतों से बह बहकर, मतलब हिमालय पर्वत के इधर उधर बहुत सारा स्रोत है, उधर से बह बहकर इस नदियों का उत्पत्ति हुआ है। हम सभी को पता है गंगा का जो उत्पत्ति स्थल है वो हिमालय है, हिमालय से गंगा का उत्पत्ति हुआ है। इसी तरह बहुत सा नदियां हैं जो हिमालय से ही उत्पत्ति होकर भारत में बहता है, और ये नदियां का पानी से हम भारतवासी अपना जीवन बिताते हैं। ये पानी व्यवहार करके हम लोग चाष करते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, इस पानी से हम लोग नहाते हैं, पीते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। ये पानी है बोलकर अभी भी भारत बहुत सारा सब्जियां फसल उगाते रहते हैं। इसीलिए कभी इधर बोला है सौ सौ स्रोतों से बह बहकर ये पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। फिर कभी अपने भारत माता को जय जय कर करके जय जय करते रहा। दूसरा पैराग्राफ जो है, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले। कमल मतलब लोटस, हम सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं भारत में जितना भी पानी है, पानी मतलब नदी, तालाब, छोटा छोटा झील, जितना भी पानी है सभी में कमल खिलता है। वो कमल जब खिलते हैं वो भारत माता को देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक भरा हुआ पानी के अंदर जब कमल खिलता है देखने में बहुत अच्छा लगता है। धरती पर है आम फले, आम मतलब मैंगो। हमको ये भी पता है भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो भारत में बहुत सारा फल का पेड़ है, इसके अंदर एक आम भी है। तो भारत इतना फल और फूल से भरा हुआ है कि इसके अंदर जितना भी नदियां हैं सब में कमल खिलते हैं, और जितना भी फल फूल का बहुत सारा फल का पेड़ है इसके अंदर आम का भी एक पेड़ है। इस धानी अंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। तो भारत में जो धानी, कभी इधर जो धानी अंचल बोला है उसका मतलब है भारत माता का जो पल्लू है उस पल्लू के ऊपर देखने में लगता है भारत माता अपने पल्लू मिट्टी में बिछो दिया है और उसके ऊपर पैडी सीड्स ग्रो किया है। तो इसीलिए कभी इधर बोला है इस धानी अंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाव मतलब जब बहुत सुंदर ग्रीनरी से, हरियाली से मिट्टी भर जाता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसको भाव मतलब देखने का जो आँख होता है, हम लोग जिस आँख से सुंदर चीज को देखते हैं उसी को भाव बोलते हैं। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी भारतवासी हो, वो चाहे हिंदू मुस्लिम हो या सिख क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, जैन हो, जो भी जैसे भी हो, जितने बड़े आदमी हो, जितने छोटे आदमी हो, जिसका जो काला हो, जो गोरा हो, सभी हम लोग एक साथ मिलजुल कर भारत में रहते हैं, और हम एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग सब भाई भाई हैं। कभी भी ये चाहते हैं कि सब भारत में रहने वाले भारतीय आपस में भाई भाई जैसा मिलजुल कर रहे। टूटे कभी ना नाता, नाता मतलब जो बंधन होता है, जब भाई भाई मिलजुल कर रहते हैं तो उसके अंदर जो बंधन होता है, कभी यही चाहते हैं कि हम भारतवासी सबको एक साथ भाई भाई जैसा मिलजुल कर रहे, और हम लोग जब एक साथ रहेंगे तो इसका जो नाता है, इसका जो बंधन है, ये कभी भी ना टूटे। फिर भी कभी अपने भारत माता को जय जयकार कर रहे हैं, इसीलिए कवि बोल रहा है जय जय भारत माता। अभी हम इस कविता का जो लास्ट पैराग्राफ है और जो थर्ड पैराग्राफ है उसी के बारे में आपको बताऊंगी। इसका जो पहला लाइन है वो है, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। लाल दिशा मतलब पूरब का दिशा। हमको पता है सुबह जब सूरज उदय होता है तो पूरब के दिशा से होता है, और जब पूरब के दिशा से सूर्य उदय होता है वो पूरा देखने में लाल हो जाता है। जब सूर्य उदय होता है बहुत एकदम अर्ली मॉर्निंग लाइक 5:30 5:45 इट्स लुक, वो जो पूरब का दिशा है उस टाइम पूरा लाल हो जाता है। तो इसीलिए कवि इधर बोल रहा है, तेरी लाल दिशा में ही माँ
चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। हमें पता है चंद्र और सूर्य एक साथ मिलजुल कर आसमान में रहता है। दिन में जब सूरज रहता है तब चंद्रमा को नहीं दिखाई मिलता है, और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो चंद्रमा को दिखाई मिलता है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ मिलजुल कर ही आसमान में रहता है। इसीलिए कवि इधर बोल रहा है, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन अंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। पावन मतलब जो पवित्र होता है, जो शुद्ध होता है, उसी को पावन बोलता है। तो भारत माता माँ के अंगन कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, अपवित्र नहीं होता है। माँ के अंगन ऑलवेज पवित्र होता है। तो इसीलिए कवि इधर बोला है, तेरे पावन अंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। अंधकार हटे और ज्ञान मिले अर्थात हमारे देश में अभी भी ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम के अंदर अभी भी भेदभाव रहता है, अभी भी हम लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अभी भी हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो कभी इसीलिए बोला है, जिस अंधकार हटे, इस जो हिंसा का परिवेश है, हिंसा का वातावरण है, ये मिट जाए और अंधकार हटकर ज्ञान मिले। अर्थात अंधकार हटाकर कवि चाहते हैं सभी के अंदर रोशनी का ज्ञान डालने के लिए। इसीलिए कवि भारत माता से निवेदन कर रहा है, तेरे पावन अंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा। मिलजुल कर मतलब हम सब जितने भी भारत में रहने वाले भारतवासी हैं, सब एक साथ मिलजुल कर भारत माँ का जो यश की गाथा है। यश मतलब कीर्ति। भारत माता इतना गुणवान, भारत माता के अंदर इतने गुण है, भारत माता की इतनी कीर्ति है, ये सब हम एक साथ मिलजुल कर भारत माता के लिए गाए। इसीलिए कवि इधर बोला है, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा। यश मतलब कीर्ति। तो जय जय भारत माता। फिर से कवि अपने भारत माता को संबोधन कर बोल रहा है, जय जय भारत माता। तो एक एक करके इस कविता का जो 3 पैराग्राफ है, मैं 3 पैराग्राफ ही आपको पढ़कर इसका भावार्थ समझाई। तो अभी आओ मैं ये पूरा कविता एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जय जय भारत माता, कवि मैथिली शरण गुप्त। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आँख दबाकर रखता हमको हरा भरा। 100 सोतों से बह बह कर ये पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी अंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन अंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। तो अभी इस पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न उत्तर को मैं एक बार आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। आशा करती हूँ ये प्रश्न उत्तर सुनने के बाद ये कविता आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, जय जय भारत माता कविता के कवि कौन हैं? जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है। कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं। हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है। फिफ्थ क्वेश्चन, पानी कैसे फूटा आता है? पानी 100 सोतों से बह बह कर फूटा आता है। पानी 100 सोतों से बह बह कर फूटा आता है। पानी में क्या खिले हैं? पानी में कमल खिले हैं। और लास्ट क्वेश्चन, सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव धानी अंचल में पले हैं। ठीक है। तो और इस पाठ में और भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको मैं प्रिंट आउट के रूप में ऑनलाइन भेज दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता और कविता के हिसाब से दिया हुआ प्रश्न उत्तर समझ में आया है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।